गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम रंध्र गति की क्रियाविधि देखेंगे। रंध्र गति की क्रियाविधि को समझने के लिए काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। तो रंध्र की गति किसे कहते हैं? रंध्र के खुलने व बंद होने की जो क्रिया होती है उसी को हम रंध्र गति कहते हैं। आज हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या क्या प्रस्तावनाएं दी है, क्या क्या मत दिए हैं। सबसे पहली परिकल्पना जो है वो जेडी सायरे ने 1923 में दी थी, जिसे हम मांड या शर्करा परिकल्पना कहते हैं, यानी कि स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इन्होंने बताया कि ये जो रंध्र के खुलने में बंद होने की क्रिया है यह शर्करा के मंड में बदलने की और मंड के वापस शर्करा में बदलने के कारण होती है, क्योंकि रंध्र तभी बंद होंगे जब कोशिकाएं स्थिर अवस्था में होंगी, श्लथ अवस्था में होंगी। जब कोशिकाओं के अंदर जल की कमी हो जाएगी तो बिल्कुल श्लथ हो जाती हैं, मतलब पिचक जाती हैं, तो रंध्र बंद हो जाते हैं। सिर्फ 2 कोशिकाएं ही इसके लिए आवश्यक होती हैं रंध्र को खोलने में बंद करने के लिए, परंतु उनकी सहायता जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से सहायक कोशिकाएं भी करती हैं। तो द्वार कोशिकाओं की मदद करती हैं सहायक कोशिकाएं रंध्र गति की क्रियाविधि करने के लिए। तो जब भी द्वार कोशिकाओं के अंदर जल प्रवेश करेगा तो वो कोशिकाएं फूली हुई अवस्था में होती हैं, यानी कि स्फीत अवस्था में, टर्जिड स्टेट में। तो स्फीत अवस्था में वो दोनों द्वार कोशिकाएं एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, क्योंकि उनकी कोशिका भित्ति तन जाती है। एकदम से फूली हुई कोशिकाएं होती हैं तो एक दूसरे से दूर हट जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। और जब उनमें से जल बाहर निकल जाता है तब वो वापस से श्लथ अवस्था में आ जाती हैं और उनकी कोशिका भित्तियां जो हैं वो वापस से ढीली पड़ जाती हैं और वो रंध्र को बंद कर देती हैं। तो जल का प्रवेश कोशिका के अंदर होता है सांद्रता में परिवर्तन के कारण, जो हमने अपने परासरण वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो जब भी कोशिकाओं के अंदर जल प्रवेश करेगा, परासरण सांद्रता बढ़ेगी या घटेगी, तो ये चीज़ें जेडी सायरे के अनुसार मंड व शर्करा के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे इन्होंने बताया कि दिन के समय में जो भी द्वार कोशिकाएं होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ होने वाली ये जो क्रियाएं हैं, हम सारी की सारी परिकल्पनाएं जो पढ़ेंगे वो द्वार कोशिकाओं के लिए ही पढ़ रहे हैं। ये बात आपको अपने माइंड में हमेशा रखनी होगी, तभी आपको ये परिकल्पनाएं समझ में आएंगी। तो जब भी द्वार कोशिकाओं में दिन का समय होता है तो दिन के प्रकाश में क्या है, CO2 की मात्रा कम होगी, क्योंकि उस समय पर प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है दिन के समय में, तो CO2 क्या है, उपयोग में ली जाती है, जिसके कारण CO2 की मात्रा कम हो जाती है। तो कोशिकाओं के अंदर का जो विलयन है उसमें pH लेवल बढ़ जाता है और जो विलयन है वो बेसिडिटी वाला हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, जिससे फास्फोराइलेज एंजाइम जो है वो सक्रिय हो जाएगा। और इसी के सक्रिय होते ही द्वार कोशिकाओं के अंदर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट, प्रासरण दाब न्यूनता जो है वो बढ़ जाती है और रंध्रों के अंदर जल प्रवेश करने लगता है और रंध्र खुल जाते हैं। रंध्र की कोशिकाओं में जल प्रवेश करेगा, द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाएंगी और रंध्र खुल जाएंगी। इसके विपरीत रात्रि में क्या होता है कि CO2 की मात्रा ज़्यादा रहती है, क्योंकि उस समय पर CO2 का उपयोग नहीं हो पाता और pH लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से DPD भी कम हो जाएगा और रंध्र बंद हो जाएंगे। तो इसमें मुख्यतः 2 क्रियाएं होती हैं। जब pH ज़्यादा होती है तो फास्फोराइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को
ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल देता है। स्टार्च या मांड को उच्च पीएच पर फॉस्फोराइलेज एंजाइम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल देता है। फॉस्फोराइलेज एंजाइम दिन के समय में क्या करता है, उच्च पीएच पर शर्करा में परिवर्तित करता है किसको, मांड को शर्करा में बदल देता है, यानी कि स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल देता है। इसी के विपरीत जब पीएच कम हो जाता है रात्रि के समय में, तब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो वापस से किसमें, स्टार्च में बदल जाता है, क्योंकि फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो वापस से स्टार्च में बदल जाता है। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं, मांड का स्टार्च में बदलना, मांड का शर्करा यानी कि ग्लूकोज में बदलना और ग्लूकोज का वापस से स्टार्च में बदलना। तो ये इन्हीं दोनों क्रियाओं पर डिपेंडेंट है, इसीलिए इस परिकल्पना को हम मांड शर्करा परिकल्पना कहते हैं। इसके पश्चात स्टीवर्ट ने जेडी सायरे की ही परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए यह बताया कि जब पीएच का लेवल ज़्यादा होता है तब स्टार्च जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में तो बदलता है, लेकिन उसके आगे भी इसमें विश्लेषण होते रहते हैं और वो फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है और लास्ट में वो बिल्कुल सरल शर्करा ग्लूकोज में बदल जाता है। यानी कि इन्होंने बताया तो जेडी सायरे की परिकल्पना को ही सही है, और इन्होंने कहा कि आगे इसमें विश्लेषण होते रहते हैं, क्योंकि रात्रि का समय थोड़ा अधिक होता है तो कोशिका के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं कम नहीं होती और कोशिकाओं में परासरण की क्रिया बढ़ती रहे, इसके लिए क्या होता है कि उनमें ज़्यादा पीएच जब हो जाता है तो स्टार्च पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है और जब 6 कार्बन परमाणु आ जाते हैं तब वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो कोशिका में जल प्रवेश करने लगता है, क्योंकि उस समय पर कोशिका के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि कोशिका के अंदर का जो विलयन है उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ी है, सांद्रता परिवर्तन हुआ है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से जो अंदर का विलयन है उसकी सांद्रता ज़्यादा हो गई है और जल वहाँ पर कम है, इसीलिए जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। यानी कि जहाँ पर कोशिका के अंदर जल की मात्रा कम है, इसीलिए जल कोशिका में प्रवेश करना शुरू कर देगा। कहाँ से? सहायक कोशिकाओं से। और जो द्वार कोशिकाएं हैं वो स्फीत हो जाएंगी और कोशिकाएं रंध्रों को खोल देती हैं और फिर दिन के समय में वही दोबारा से यही प्रोसेस होने लगती है और ग्लूकोज वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में और वापस से वो स्टार्च में बदल करके कोशिका के अंदर जमा हो जाता है। और कोशिका के अंदर ग्लूकोज जब घुली हुई नहीं है तो सांद्रता कम हो जाएगी और जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी कि अब जल की मात्रा कोशिका के अंदर ज़्यादा है बजाय कोशिका के बाहर, तो जल कोशिका से बाहर निकल जाता है और अंदर बंद हो जाते हैं। इसके पश्चात इमामुरो तथा फ्यूजिनो ने 1959 में एक सिद्धांत दिया जिसको हम सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी कहते हैं, और इसका रूपांतरण 1974 में किया था लेविट ने। दो वैज्ञानिकों ने पहले ये सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसके बाद में इसका रूपांतरण भी कर दिया गया। आज के समय में यही सिद्धांत सबसे ज़्यादा मान्य है रंध्र गति की क्रियाविधि को दर्शाने के लिए। इसे कहते हैं सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या होता है, दिन के समय में द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि कोशिकाओं के अंदर मैलिक अम्ल होता है, उसका निर्माण होता है।
फिर उसका होता है वियोजन, तो वो बना देता है मैलेट तथा H+ आयन का निर्माण कर देता है, जिससे मैलिक अम्ल मैलेट में बदल जाता है और कोशिका के अंदर घुलने लगता है। कोशिका द्रव्य के अंदर वो घुलने लगता है। H+ का निर्माण होते ही पोटेशियम आयन जो हैं वो द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं तथा H+ आयनों को कोशिका से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद पोटेशियम आयन जो है वो मैलेट से क्रिया करके पोटेशियम मैलेट बना देता है। पहले मैलिक अम्ल का वियोजन होता है, वो कोशिका के अंदर घुल जाता है और उसके घुलने के साथ ही उसमें बंधित H+ आयन जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं और कोशिका के अंदर पोटेशियम आयन प्रवेश करने लगते हैं। H+ आयन तो बाहर निकल ही चुके हैं, तो इसके स्थान पर पोटेशियम आयन इस मैलेट के साथ एक क्रिया करके पोटेशियम मैलेट बनाते हैं, जिसके कारण कोशिका के अंदर परासरण सांद्रता बढ़ जाती है और जल कोशिका में प्रवेश करने लगता है और कोशिकाएं स्वीत अवस्था में आ जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। और रात्रि के समय में यही क्रियाएं वापस से होती हैं। जैसे जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो CO2 की सांद्रता ज़्यादा हो जाती है, तब मैलिक अम्ल नहीं बनता, मैलिक अम्ल का वियोजन नहीं होता और मैलिक अम्ल स्टार्च में बदल जाता है, जो कि अघुलनशील है, जिससे परासरण सांद्रता में कमी रहती है, कोशिका के अंदर जल रहता है और स्टार्च जो है वो एक स्टोर्ड फूड की तरह कोशिका के अंदर रह जाता है, एक संग्रहित भोजन की तरह कोशिका के अंदर रह जाता है। जब तक स्टार्च कोशिका के अंदर घुलेगा नहीं तब तक, या फिर कोई जैसे मैलिक अम्ल है ये कोशिका के अंदर घुलते नहीं है, तब तक कोशिका के अंदर जल की मात्रा काफ़ी होती है और सांद्रता बहुत कम होती है, तो कोशिका को जल की आवश्यकता होती नहीं, जिसके कारण क्या होता है, परासरण सांद्रता में कमी आ जाती है और जल का निष्कासन हो जाता है, जल कोशिका से बाहर निकल जाता है, कोशिका अपनी शलथ अवस्था यानी कि पिचकी हुई अवस्था में आ जाती हैं और रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं। तो ये थी सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण थ्योरी। ये अब तक की सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है, मान्य परिकल्पना है, जो कि रंध्र गति की क्रियाविधि समझाने के लिए दी गई। इन्हीं रंध्रों के खुलने से प्रकाश संश्लेषण होता है और इनके बंद हो जाने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है और इन्हीं के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। और जब रंध्र खुले होते हैं वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है और जब रंध्र बंद होते हैं तब वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत कम हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन को और कौन कौन सी क्रियाएं और कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। वाष्पोत्सर्जन को दो तरीके का कारक प्रभावित करते हैं। पहले है बाह्य कारक। बाह्य कारकों में भौतिक कारक आते हैं, जैसे प्रकाश, वायु और मृदा के अंदर जल की मात्रा, तापमान। जितना ज़्यादा प्रकाश होगा तापमान उतना ही अधिक हो जाता है। अगर तापमान ज़्यादा है तो कोशिकाओं की सतह पर उपस्थित जो जल है वो वाष्प के रूप में उड़ेगा। वैसे ही अगर वायु की अधिकता है और वायु नम्य है तब वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी और जब वायु शुष्क होती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। यदि प्रकाश ज़्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होगी। अगर वायु ज़्यादा शुष्क है और उसकी गति ज़्यादा है तब भी कोशिकाओं के ऊपर की सतह सूख जाती है, उसको गीला करने के लिए वापस से कोशिका से जल लिया जाता है, जो कि वाष्प के रूप में धीरे धीरे उड़ता रहता है। और अवेलेबल सॉइल वाटर, मृदा के अंदर जितना भी प्राप्य जल है पादप के लिए उसकी मात्रा यदि अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कोशिकाओं का जल अवशोषण करना एक सामान्य परिघटना है। अगर जितना जल मिलता रहेगा जड़ें उतना जल अवशोषित करती रहेंगी और पादप के अंदर जल की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश वाष्पोत्सर्जन करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है।
और तापमान सामान्य सी परिघटना है। अगर तापमान ज़्यादा है तो जल का वाष्पन होता ही है, और पादपों के अंदर जल का वाष्पन करना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसलिए जितना ज़्यादा तापमान उतना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन। इसके अलावा कुछ आंतरिक कारण होते हैं, जैसे पत्ती की संरचना कैसी है, पत्ती की कौन सी सतह के ऊपर रंध्र हैं, पत्ती अधोरंध्री है, उभयरंध्री है या अधिरंध्री है। यह परिघटना, यह संरचना वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। दूसरा है मूल प्ररोह अनुपात। जब भी हम बीज लगाते हैं, जब उसमें पहली बार अंकुरण होता है तो उसमें से दो तंतु निकलते हैं, जिनको हम प्ररोह या प्रांकुर, और जो मृदा की तरफ होता है उसको हम कहते हैं मूलांकुर। तो मूलांकुर और प्रांकुर यानी कि प्ररोह और मूल में प्रांकुर बनाता है पौधे का ऊपरी भाग, और मृदा के अंदर जो जड़ होती है, मूल होती है, उसे बनाता है मूलांकुर। तो मूलांकुर और प्ररोह के अंदर जितना अनुपात ज़्यादा होगा, यानी कि पादप जितना ज़्यादा वृद्धि करेगा, बिल्कुल पादप की बिल्कुल ऊपर की टहनी का शीर्ष भाग प्ररोह कहलाता है। और प्ररोह और मूल के अंदर जितना ज़्यादा अनुपात होगा, जितना ज़्यादा पादप लंबा होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। बड़े पादपों में वाष्पोत्सर्जन छोटे पौधों की तुलना में ज़्यादा होता है। जैसे बड़े पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर पत्तियों की संख्या ज़्यादा है, उनके अंदर तनों के अंदर सूक्ष्म रोम हैं, फलों पे सूक्ष्म रोम हैं, उनमें से भी वाष्पोत्सर्जन होगा। तो जितना विशाल पादप, जितना विशाल वृक्ष, उसमें वाष्पोत्सर्जन की दर भी उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें जल भी ज़्यादा होता है और उनमें बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, तना और भिन्न भिन्न प्रकार के अंग होते हैं उनके, जिनमें से जल का उत्सर्जन होता रहता है वाष्प के रूप में। तो जितना लंबा पादप, यानी कि इसको आप बायोलॉजिकल भाषा में मूल प्ररोह का अनुपात अगर ज़्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होगी। उसके पश्चात है पत्ती का दिक् विन्यास, पत्ती का दिशा विन्यास। सूर्य के सामने पत्ती का कौन सा सरफेस रहता है, पत्ती का कौन सा हिस्सा सूर्य के सामने है। पत्ती सूर्य के बिल्कुल सामने है तो यहाँ से जल ज़्यादा उड़ेगा। अगर थोड़ी इसको हम इसकी दिशा बदल दें, अगर ये साइड से सूर्य की टच में रहती है तो इस पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही। सूर्य की किरणें जितनी सीधी पड़ेंगी पत्ती के ऊपर, वो उतना ही वाष्प का उत्सर्जन करती है। तो सूर्य के साथ पत्ती का कितना भाग टच में रहता है, स्पर्श में रहता है, और प्रकाश की किरणें कितनी सीधी पत्ती पर पड़ रही हैं, ये जितना ज़्यादा होगा वाष्पोत्सर्जन की दर उतनी ज़्यादा होगी। अगर ये कम है तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। तो ये थे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा पादपों में जल उत्सर्जन करने के लिए, अनावश्यक जल उत्सर्जन करने के लिए रात्रि में एक क्रिया और होती है, जिसको हम बोलते हैं बिंदु स्राव। आपने सुबह सुबह देखा होगा कि पादपों की जो पत्तियां हैं, उनमें उनके चारों किनारों के ऊपर जल जो है वो बूंदों के रूप में रहता है। छोटी छोटी बूंदें जल की पत्तियों के किनारों के ऊपर लगी होती हैं। इनको हम बोलते हैं पत्तियों का जल का उत्सर्जन करना बूंदों के रूप में, जिसको हम बिंदु स्राव कहते हैं। जल के छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिनको स्रावित किया जाता है। ये क्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, और पत्ती के जो बिल्कुल किनारे की कोशिकाएं हैं, उनके आसपास की कोशिकाओं को कहते हैं एपिथेम की कोशिकाएं। इनमें जो उपस्थित जल है वो यहाँ के किनारों से हो करके पत्ती के बिल्कुल बाहरी छोरों पर पहुँच जाता है, और जिससे उसको बाहर की ओर धकेल दिया जाता है। और इसके पश्चात कोशिकाएं जब नहीं हैं तो जल स्थानांतरित न होकर के पत्ती के किनारों पर ही छोड़ दिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं बिंदु स्राव।
बिंदु स्राव की परिभाषा यही है कि पादपों में प्रकाश की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जल को बिंदुओं के रूप में पत्तियों के किनारों पर उत्सर्जित करना, स्रावित करना बिंदु स्राव कहलाता है। अब है पादपों में वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है। पादपों को जल की आवश्यकता होती है, परंतु वाष्पोत्सर्जन जल की हानि करवाता है। तो पादपों में इसका महत्व क्या हो सकता है। जब जल की हानि हो रही, जो चीज़ हमें आवश्यक है उसको यदि हम दूर हटा रहे हैं तो ये हमारे लिए लॉस है। तो पादपों के लिए वाष्पोत्सर्जन जो है वो एक आवश्यक बुराई माना जाता है। ये आवश्यक बुराई क्यों है? बुराई इसलिए है क्योंकि जो जल की आवश्यकता पादप को होती है उसका ये उत्सर्जन कर देता है। लेकिन आवश्यक क्यों है? तो इसके कुछ लाभ हैं। जैसे पादपों के अंदर जल का आरोहण यानी कि रसारोहण करने के लिए वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होने वाला जो आकर्षण बल है, वाष्पोत्सर्जन के कारण जो उत्पन्न होने वाले खिंचाव बल है वो अति आवश्यक होता है। तो पादपों में रसारोहण के लिए वाष्पोत्सर्जन अति आवश्यक है। खनिज लवणों व जल के स्थानांतरण के लिए तो वाष्पोत्सर्जन चाहिए ही, आवश्यक है बहुत। पत्ती के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए वाष्पोत्सर्जन अति आवश्यक है। जब भी जल को वाष्प के रूप में बना करके उड़ाया जाएगा उसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है, जो कि पत्ती की सतह से ही प्राप्त किया जाता है, जिसके कारण पत्ती का तापमान कम हो जाता है। और जो पादपों के अंदर अतिरिक्त जल जमा हो जाता है उसके निष्कासन के लिए भी वाष्पोत्सर्जन अति आवश्यक है। तो पादपों के लिए वाष्पोत्सर्जन का बहुत महत्व भी है, परंतु ये पादपों की आवश्यक बुराई मानी जाती है। ये एक लाइन है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि वाष्पोत्सर्जन पादपों की हानिकारक गुण है या फिर आवश्यक बुराई है। इसको आप कैसे समझाएंगे तो आप ये लाभ इसके लिए बता सकते हैं। ये लाभ हैं इसके, और इसकी हानि क्या है, ये जल की हानि करता है, ये तो सबको पता ही होना चाहिए। सो आई होप यहाँ तक लेसन आपको समझ में आया होगा। आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।